जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 करेंगे। डिटर्मिनेंट्स पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड किया था हमने, और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो वहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक्सपेंशन सीखे थे, कैसे एक्सपेंशन करते हैं, कैसे वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, आज के पार्ट में हम 3 चीजें करेंगे। पहला प्रॉपर्टी करेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज सारी देखेंगे। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के बाद एक छोटा सा पार्ट आता है माइनर और कोफैक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको हम इजिली देख सकते हैं। तीसरा पार्ट यदि हो पाएगा, पॉसिबल होगा 20 मिनट, तो एडजेसेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, एडजेसेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये 3 पार्ट देखेंगे, और इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। तो हमें ये 3 पार्ट आज करने हैं। तो पहले तो मैं रिवाइज कर दूं थोड़ा बहुत, कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था। एक क्वेश्चन मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा, तो उसको आप देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था बेटा, सिंपल सा एक्सपेंशन सीखा था। तो आज मैं आपको कैसे आप एक्सपेंशन करते हो, कैसे आप किए थे, उसको मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार। सपोज ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 0 2 1 एंड 1 2 0, ये आपको गिवन है। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मींस डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे हमने बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट चेंज हो जाएगा मॉडुलस में। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जब हम पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए। ये काम हमने किया था। अब सपोज इसका एक्सपेंशन मैं R1 के अलाउ कर रहा हूं, आप लोग इसको समझने के लिए अच्छे से मेरा पहला पार्ट जरूर डिटर्मिनेंट का देख लें। R1 के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, 1 लिखेंगे, 2 2 1 0, 1 प्लस के साथ आएगा, फिर माइनस के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस -2, दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल। व्हाट इज दिस, 0 1 1 0, ये हो गया बेटा। फिर प्लस माइनस +3 डिटर्मिनेंट, दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल। व्हाट इज दिस, 0 2 1 2। बेटा ये समझ में आ गया। अब आपका इसको एक्सपेंशन जानते हो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको एक्सपेंशन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो फटाफट इसकी वैल्यू, क्योंकि सबको मैंने बताया था 2 × 0 0, -2 × 1 -2, -2 इंटू, देखो यहां पे 0 इंटू -1, तो 0 -1, फिर +3 लिया बेटा, फिर 0 0 इंटू 2 0 -2, 0 -2, ये आपका आ गया बेटा। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो, -2 +2, फिर -6। तो व्हाट इज द आंसर, -6। तो ये एक्सपेंशन हमने लास्ट टाइम पे सीखा था। अब बिल्कुल, अब देखो बेटा होता क्या है कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं, तो अभी तो मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया, कई बार इसकी डिजिट्स, ये जो डिजिट देख रहे हो ना, काफी बड़े बड़े डिजिट्स आ जाते हैं। अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हमारा होगा, ये जो प्रॉपर्टीज मैं करने जा रहा हूं, आपके सामने लिखा भी है, यदि आप देखो तो प्रॉपर्टीज आपके सामने दिख ही रही है, 3 प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है। यदि इन प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो उन बड़े क्वेश्चंस में काफी आसानी होगी, जैसा कि इसे हमें करना बहुत जरूरी लगेगा एक टाइम के बाद। अभी तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो एक्सपेंशन, और आपको पता होना चाहिए बेसिक्स सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है सबसे छोटे क्वेश्चंस। तो सबसे छोटे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है उसको सीख लेना है, फिर बड़े क्वेश्चन में हमें उसको अप्लाई करना है। तो आगे चलते बेटा, हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो पहला पार्ट है, रिमेन अनचेंज्ड, वैल्यू इज रिमेन अनचेंज। अच्छा, डिटर्मिनेंट को हम वैल्यू बोल सकते हैं, जैसा कि मैं लास्ट टाइम पे आपको बताया था बेटा कि डिटर्मिनेंट्स इज ऑलवेज अ वैल्यू, ऑलवेज अ वैल्यू। तो यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगा। इतना अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी डिटर्मिनेंट दुनिया का है तो सिंगल वैल्यू ही आएगा। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट है तो वैल्यू आएगा। मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं, तो इसको अपने दिमाग में ढाल लो। डिटर्मिनेंट्स है तो उसका आंसर हमेशा वैल्यू होगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। कब अनचेंज्ड होगा, जब रो को कॉलम में चेंज करोगे।
अब आप यदि ध्यान दो तो रो को कॉलम में कब चेंज करते थे? मैट्रिक्स में। यदि आपको याद हो तो हम लोग ट्रांसपोज निकालते थे। जब ट्रांसपोज निकालते थे तो क्या करते थे बेटा? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते थे कि नहीं करते थे? याद करो। यदि यहां से यदि आप समझो इसको, यदि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं छोटा सा, बेटा ध्यान से देखो, ये 2x2 का A12 A21 A22 मीन्स रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। मीन्स ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप R1 को मीन्स रो को कॉलम में कर दो, जितने भी रो है उसको कॉलम में कर दो। मतलब ये रो यहां पे आ जाए और ये रो यहां पे आ जाए। तो मैं करने जा रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से, मैंने चेंज किया तो रो को कॉलम में जब इंटरचेंज किया तो क्या बन जाएगा बेटा? रो को कॉलम में, रो क्या है? A11, तो क्या हो जाएगा रो कॉलम A1 A2। फिर क्या हो जाएगा बेटा? दूसरी रो को कॉलम में करोगे A21 A22। अब ये बताओ, अब ये आप अपने दिमाग से सोचो, ये हमारा क्या हो गया? रो R1 R2 की जगह आ गया, C1 C2 आ गया, है कि नहीं? सेम है। रो कॉलम में इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? रो कॉलम में इंटरचेंज हुआ, रो कॉलम में इंटरचेंज हुआ, क्लियर। तो रो कॉलम में इंटरचेंज हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? जब रो कॉलम में इंटरचेंज करेगा तो जो वैल्यू ये है, सपोज ये कितना आ रहा है? अल्फा, तो ये भी कितना आएगा? अल्फा। मींस यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करोगे, यदि कोई ए दिया है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ए दिया है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। यदि ये मैट्रिक्स होता तो क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स होता तो क्या बोलते हैं आप? सीधा दिमाग में बैठा लो एकदम। यदि कॉलम को रो बनाओगे और रो को कॉलम बनाओगे, कॉलम को रो बनाओगे, रो को कॉलम बनाओगे, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो उसका आंसर है वही आंसर होगा। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल करके दिखा देता हूं और कैसे। हाँ, एक पॉइंट है, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब यदि बात करते हैं मैट्रिक्स की इसके साथ, तो मैट्रिक्स में ये काम कब करते थे? मैट्रिक्स में काम कब करते थे? जब हम ट्रांसपोज निकालते थे। याद करो, A इज इक्वल टू, यदि ये गिवन है A11 A12 A21 A22, अब हमने बोला A ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? तो क्या बोलोगे? A11 A12 A21 A22, ये ट्रांसपोज होता था, रो कॉलम इंटरचेंज होता था। अब आप क्या बोल सकते हो? आप एक रिजल्ट बोल सकते हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब ये आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि यदि कोई डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स की वैल्यू, यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो ट्रांसपोज होगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इतना आपको अपने दिमाग में फीड करना है। तो मींस इस पहली प्रॉपर्टी का यूज समझ में आ गया होगा। रो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक छोटे से क्वेश्चन को इसको और समझते हैं, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे इस प्रॉपर्टी को क्लोज करते हैं। मीन सपोज ये क्वेश्चन आ गया, सपोज एक मैट्रिक्स आपको दे दिया 1 2 3 1, या 2 लिख देते हैं बेटा, 2 नहीं 5 लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैंने बोला व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सब क्लियर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? ध्यान दो, आसानी से कर लोगे इसको। 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 1, इतना समझ में आया। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया, क्या किया बेटा? ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो 1 2 3 5, ये बोलोगे सभी लोग। देखिए बेटा, बिल्कुल 1 2 3 5। फिर हमने क्या किया बेटा? ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? 1 3 2 5 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 5 माइनस 6, व्हाट इज दिस? -1, -1। तो आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। इस क्वेश्चंस को आप 3x3 पे अप्लाई कर सकते हो। अब 3x3 पे अप्लाई करना है तो आप सारी वैल्यूज देख लेना, वहां पे ट्रांसपोज निकालना। बेटा मैट्रिक्स के बाद का ही पार्ट डिटर्मिनेंट्स है। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी का डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं। इतना अपने दिमाग में फीड कर लो। डिटर्मिनेंट पहले नहीं निकालते, पहले मैट्रिक्स दी होती है। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज रो एंड कॉलम इंटरचेंज। So this property is the most useful for in the case of A transpose and A, finding the value of A। कई बार आपको A की वैल्यू दे करके, A डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दे करके ये पूछ लेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो कुछ लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वही डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज हो।
अब आते हैं सेकंड पे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है बेटा, सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैं मिटाऊंगा जरूर, इतना बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करते रहो। इफ एनी टू रोज और कॉलम, रोज और कॉलम, यदि कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय साइन। तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है कैसे चेंज हो जाएंगे बेटा, साइन चेंज होगा। न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यदि प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और यदि माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट करो। यदि आपने कोई भी दो रो, नॉट अ कॉलम एंड रो, दो रो को आगे पीछे किया एक बार, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने दिया था। हमने आपको ये दे दिया, एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3 5, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा, सब लोग निकाल सकते हो, 1 2 3 5। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो रो है, दो कॉलम है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आगे पीछे करना है ना। जो R1 है R2 बनाना है, जो C1 है C2 बनाना है, कर सकते हो ना। R1 को ऊपर लिख देना, R2 नीचे। तो क्या आंसर आएगा, यदि इसका पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे का क्या आएगा, निगेटिव। मैं करके दिखा रहा हूं बेटा, पहले देखो इसको। मैंने क्या किया, अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली पहले। 5 इंटू -3 कितना हो गया बेटा, -6 मीन्स -1। क्या आपको इतना क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम कहां हो रही है हमारे साथ, हमने क्या बोला, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूं, अब इसको ए को मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूं, मैंने बी बना दिया। बी मतलब क्या हो जाएगा, R1 रिप्लेस बाई R2। R1 को हमने R2 से रिप्लेस कर दिया, R1 को हमने R2 से रिप्लेस कर दिया, R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया, मतलब 3 ऊपर आ जाएगा, 3 5 1 2 नीचे आ जाएगा। अब बताओ बेटा, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आप ध्यान से देखो, 6 - 5, 6 - 5, व्हाट इज द आंसर, 1। अब आपको दिख रहा है, जब आपने रो को रो में चेंज किया, R1 को R2 से रिप्लेस किया, उसके पहले आंसर -1 था, बाद में क्या हो गया, +1 हो गया। मतलब यहां पे निगेटिव था, यहां पे पॉजिटिव। अब मैं फिर बोलूं, फिर से इंटरचेंज कर दो, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब यदि दो रो को यदि आप इंटरचेंज कर रहे हो, या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, तो वैल्यूज क्या होगी, चेंज होगी। चेंज किस फॉर्म में होगा, साइन, इन द फॉर्म ऑफ साइन। साइन मतलब न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन। एक बार इंटरचेंज किया निगेटिव, दूसरी बार किया पॉजिटिव, तीसरी बार किया निगेटिव, चौथी बार किया, मतलब जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार साइन चेंज होगा। कब, जब रो को रो से करोगे, कॉलम को कॉलम से करोगे। क्लियर। तो आपने दो प्रॉपर्टी देखी, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक में रो कॉलम हो रहा है, रो से नहीं हो रहा है, रो का कॉलम से इंटरचेंज हो रहा है। दूसरे में रो का रो से हो रहा है, कॉलम का कॉलम से हो रहा है। इतना दिमाग में फिट करना है। अब इससे आसान तरीके से फिर आप अपने दिमाग में आसानी से इसको में रख सकते हो, और सारा मैं प्रूफ करके भी दे रहा हूं आपको। 2x2 से आप यही काम 3x3 से कर सकते हो। आपका काम ज्यादा है, आपको करना चाहिए। फिलहाल प्रूफ करने वाला काम तो आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए न्यू स्किल्स जनरेट करेगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। P2 हो गया आपके लिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सेम है, कोई भी दो रो दो कॉलम यदि सेम है तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0 होगा। अपने दिमाग में बैठा लो, डिटरमिनेंट कोई भी दो सेम हो जाए। सपोज मैंने ये लिख दिया A इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स आपको मिल गया 1 1 1 2 2 2 3 4 5। अब मैं बोलूं व्हाट इज द आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट A क्या होगा, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो, C1 इज इक्वल, C1 का जो एलिमेंट है, C1 का जो एलिमेंट है, C1 का जो एलिमेंट है, 2 कर लो थोड़ी देर के लिए, अभी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं है, इस प्रॉपर्टी को मैं पढ़ाऊंगा बाद में। C1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, दो कॉलम क्या है, सेम है, दो कॉलम क्या है, सेम है। यदि दो कॉलम सेम है तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट, 0। कोई सॉल्विंग नहीं करना हमें, कोई सॉल्विंग नहीं करना, डायरेक्ट बोलेंगे हम। यदि दो कॉलम सेम है या दो रो सेम है तो वैल्यू हमेशा 0 होगा।
मैं इसको प्रूफ कर देता हूं जैसा कि लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो कैसे होगा 0। इतना तो याद आ गया ना कि 0 होगा। अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना है 2, देखो हमने 2 लिया, +2, दिस कैंसिल 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, फिर -2। अब मैं फटाफट कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना आपका काम है। -2 इधर, इधर कैंसिल, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, फिर +3 मतलब दिस कैंसिल 4 माइनस 4। अब बताओ 4 माइनस 4। अब आप अपने दिमाग में बैठाओ इसको, देखो 2 इंटू 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, ये प्लस एक माइनस है, दिस इज कैंसिल आउट, होल कैंसिल आउट। 3 इंटू 4 माइनस 4, 0। व्हाट इज द आंसर? 0। बेटा बिल्कुल, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो 0 होगा डिटर्मिनेंट। कोई भी 2 रो 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसके बारे में मैं जिक्र करने वाला था, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है बेटा, आपने जब मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जिसको भी नहीं पता है वो मैट्रिक्स का लेक्चर जरूर देखें। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब हमने आपको बताया था, यदि कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यदि इसमें आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, K, अब मुझे K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मतलब बताया था हमने आपको? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सबको याद आ गया? याद आ गया होगा बेटा, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक में ही किया था। एक लेक्चर है उसमें आप जाके देख सकते हो कहां है ये। फिर के A31, के A32, के A33, यदि आप ध्यान से देखो तो ये आप काम कर चुके हो। मैट्रिक्स में क्या होता था? सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता था, बट डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा सा रिवर्स होगा काम, थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, यदि किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आप स्केलर मल्टीप्लाई करते हो किसी डिटरमिनेंट्स में, किसी डिटरमिनेंट्स में, सपोज आपको डिटरमिनेंट्स ए दिया है, ये दिया है, मतलब अब इसमें मुझसे किससे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 को कॉमन लेना है, तो मीन्स यदि कोई डिटरमिनेंट्स आपको दिया है इस तरीके का A11, A12, A13, मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखो तो ये डिटरमिनेंट्स क्या दिया है, आप अपने दिमाग में बैठाओ इसको, ये डिटरमिनेंट्स आपको गिवन है। अब मैं बोल रहा हूं आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई भी स्केलर, के ले ले, चलो। तो जब आप के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे, ये डिटरमिनेंट्स लिखे ना, के इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये केवल या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में होगा। एक के का मतलब एक रो में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहां पे सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। डिटरमिनेंट यदि ये मैट्रिक्स होता तो सारे एलिमेंट्स में होता। ध्यान समझना इसको, यहीं पे कंफ्यूजन होगा आपको। यदि ये मैट्रिक्स होता, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पहले हमने जो लिखा था सारे एलिमेंट्स में होता, बट यहां पे क्या है, डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट के इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इसका मतलब या तो के का मल्टीप्लीकेशन एक सिंगल रो में होगा या एक सिंगल कॉलम में होगा। अब कोई बोले कि सर कैसे होगा, तो ध्यान से देखना, एक रो में कोई बच्चा बोलेगा सर मैं रो में करूंगा, तो कर लो रो में, किसी भी रो में कर लो, यू आर फ्री, किसी भी रो में करने के लिए फ्री हो। कोई बच्चा बोलेगा सर ये के A11, A12 ये लिखूंगा मैं, फिर A1 इसमें होगा मल्टीप्लीकेशन, नहीं इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेंगे, A31, A32, A33। समझ में आया? मतलब यदि आप किसी के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंगल के से, तो केवल एक रो में होगा। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर हम बीच वाले में करना चाहते हैं, बेटा वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी एक में भी मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। तो इसको ध्यान से समझो, के A22, के A23 एंड A31, A32, A33।
कोई बच्चा बोले नहीं सर हम तीसरे में करेंगे, कर लो बेटा। बेटा जितना चाहते हो यही समझो, इसी में 50 क्वेश्चन करने से बेहतर है एक क्वेश्चन को सीखना। एक क्वेश्चन सीखने का मतलब 50 क्वेश्चन का होना, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब केवल 50 क्वेश्चन होना। समझने का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। एक समझ में आ गया तो 50 करोगे और 50 बनाओगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो रो में कर दिया है, किसी भी एक रो में किया है, मैं किसी कॉलम में कर सकता हूं? हाँ, आप किसी भी कॉलम में कर सकते हो, वैल्यूज सेम होंगी, वैल्यूज सेम होंगी। आप किसी भी रो में केवल एक बार मल्टीप्लाई करोगे। अब कोई बच्चा बोले सर यदि मुझे तीनों में मल्टीप्लाई करना है तो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए आप बताओ मुझे। यदि मुझे तीनों में मल्टीप्लाई करना है के से, तो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए बेटा? 3 के की पावर 3 से, के की पावर 3 से मतलब 3 टाइम से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। मैं इसी पे बता रहा हूं आपको। सपोज के की पावर 3 होता तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। के की पावर 3 का मतलब, के की पावर 3 का मतलब एक के से ऊपर होगा, एक के से नीचे होगा, एक के से इधर होगा। अब कोई बच्चा बोले सर हम के की पावर 3 डायरेक्टली कर लेते हैं, किसी एक में ही कर ले, तो बेटा वो आपकी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है कि यदि आपको करना है तो ये काम आप कर सकते हो। एक रो से कॉमन, ऐसे कॉमन भी लेंगे। यदि आपने एक के को कॉमन लिया तो क्या आएगा बेटा? केवल के आएगा। पूरे से के में से कॉमन लिया तो के क्यूब आएगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। तो एक एग्जाम्पल चाहे तो हम इस पे देख सकते हैं थोड़ा सा, यदि हम थोड़ी सी क्या कहते हैं टाइम ले, लेकिन हम इसे बाद में यदि एग्जाम्पल कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काफी एक्सरसाइज में यही सब चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको काम करते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल सामने लिखा है आपके सामने, ये लिखा है बेटा, इसको तो हम कर ही सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल कर सकते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दे रहा हूं कैसे आप करोगे। देखो बेटा, अब ये एग्जाम्पल यदि आप ध्यान से देखो इसमें तो क्या लिखा है। यदि आप 2 को देखो, क्या 2 कॉमन हो जाएगा पहले कॉलम से? एक 2 कॉमन हो गया, दूसरे कॉलम से फिर क्या कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। तो मीन्स कितना कॉमन बाहर आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 2। तो क्या बन जाएगा? 1 1 1 1 1 1 3 इंटू 4 इंटू 5। बस यही काम करना था बेटा। एक बार 2 बाहर लिया, 2 बार 2, ये काम आपको सीखना है। मतलब एक कॉलम से ही एक कॉमन होगा, मतलब यहां पे पूरा नहीं होगा। एक कॉलम से एक 2 बाहर आएगा। देखो इस कॉलम से ये 2 बाहर आ। अब बोलोगे कोई रो से सर हो सकता है क्या? रो से कॉमन नहीं हो सकता। देखो 2 2 3 है, नहीं, रो से नहीं हो सकता। कॉलम से बाहर वैल्यू सेम होंगी। इसका कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा, क्योंकि 2 सेम है। अब कोई बोलेगा सर चलिए एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं आपके सामने, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। सपोज यही क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स दिया है, ये दिया हुआ है 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका डिटरमिनेंट चाहिए हमें। हमने कह दिया चलो बेटा डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया? 2 2 2 2 1 2 3 0 5। इसको मैं 0 कर देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो डिटरमिनेंट निकालने सबको आता है, सबको आता है। सबसे पहले एक्सपेंड करो, 2 से करोगे +2, 5 माइनस 0, फिर 2 इंटू 0 0, फिर -2 लोगे तो 10 माइनस 0। देखो बेटा ये आप कर सकते हो, मैं फटाफट कर रहा हूं। 3 इंटू दिस कैंसिल, तो 4 माइनस 2, फिर आगे क्या हो जाएगा? 10 माइनस 20। देखो 2 इंटू 5 10 माइनस 20 प्लस 6, तो कितना हो गया बेटा? -4। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? -4 आ गया। अब बोलोगे सर प्रॉपर्टी यूज करके करें तो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बेटा इसको कैसे लिख सकते हो आप? देखो यदि आप ध्यान से देखो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, इस कॉलम से 2 कॉमन होगा तो 2 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर? 1 1 2 1 2 3 0 5। अब इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो। यही तो हमें बेसिक सीखना है बेटा। इतना यदि सीख गए तो एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हाथ से नहीं जाएगा। एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा, एग्जाम्पलर्स हो जाएगा, जेईई मेंस तक पहुंच जाओगे, लेकिन बेसिक सीखोगे तब। तो 2 ले लिया आपने। अब देखो एक्सपेंशन क्या लिया हमने? +1 1 लिखा हमने, दिस कैंसिल दिस, 5 माइनस 0 कहानी खत्म। फिर -2 लिखा, -2 दिस कैंसिल, 5 माइनस 1 इंटू 5, 5 माइनस 0, फिर +3 लिखा, दिस कैंसिल
2 minus 1, 2 minus 1, तो व्हाट इज द आंसर्स? देखो अब आप अपने दिमाग में सोचो कि आपने ये काम 2, देखो 2 पहले से बाहर है, 2 आपने कॉमन ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1 इंटू 5, 5 आ गया बेटा, माइनस 2 इंटू 5, माइनस 10 आ गया, प्लस 3 इंटू प्लस 3 कितना हो गया बेटा? प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2 इंटू माइनस 2, व्हाट इज द आंसर? माइनस 4। बोथ आंसर आर सेम, इसका भी माइनस 4 आया था डायरेक्ट एक्सपेंशन जब हमने किया था। अब देखो दोनों आंसर्स आपका सेम आ गया, इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या है? वेल प्रूव्ड है। तो हमें प्रॉपर्टीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कॉलम से आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू को कॉमन ले सकते हो। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा, ये सारी चीज अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, 5 प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 5 प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ध्यान रखना। कैसे? मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पहले आपको लिख के दे रहा हूं, पहले आप उसको समझो। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट, प्रॉपर्टी नंबर 5 अपने दिमाग में P5 को दिमाग में रख लो। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, कोई भी कॉलम एंड रो है उसका सम, कुछ एलिमेंट्स कॉलम ऑफ एन डिटर्मिनेंट, किसी भी कॉलम एंड रो का जो डिटर्मिनेंट्स है आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर। ऐसा नहीं कि दो ही के बारे में, 2 के बारे में मैं आपको एग्जांपल दूं, मोर टर्म्स, देन मैट्रिक्स, then the determinants, ये प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बैठा लो। डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। अब आप मुझसे ये बोलोगे सर इसका मतलब हुआ क्या? तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल भी आपको अच्छे से दूंगा। कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स दुनिया का, सपोज ये डिटर्मिनेंट्स आ गया, ध्यान देना। 3 एग्जांपल से समझो पहले इसको, 3 4 5 6 0 2 5 7 3, ये आपको डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दिया हुआ है। हाँ, डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन है। अब मैं बोल रहा हूं इस प्रॉपर्टी को ध्यान से, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, मतलब कोई सम एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं? रो या कॉलम के डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर। मतलब क्या इसको 2 नंबर के सम में लिख सकते हैं, डिफरेंस में लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो पहले मैं लिख दूं, सब लोग सोच रहे होंगे 2 + 1 लिख सकते हैं, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं। बेटा देखो जो एलिमेंट आप लिख रहे हो 2 एलिमेंट्स के सम में, मींस ये नहीं जरूरी कि सम सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? तो 2 + 1 लिख लिया, यहाँ पे 3 + 2 लिख लिया, 3 + 2 लिख ले, क्या लिख ले? 3 + 1 ही लिखते हैं अभी आप ऐसा समझो 4 + 1 लिखते हैं। अब 6 0 2 5 7 3, तो इसको आप 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स? बिल्कुल बेटा अपने दिमाग में बैठाओ, कैसे बना सकते हो? 2 3 4 एंड 6 0 2 5 7 3 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 6 0 2 5 7 3, इसकी वैल्यू अभी भी सेम होगी। यदि आप चाहे इसको सॉल्व करो, चाहे आप इसको सॉल्व करो, चाहे आप इसको, सबका आंसर सेम आएगा। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या लिखा है ये बोर्ड पे। इस बोर्ड पे क्या लिखा है? कोई भी डिटर्मिनेंट्स है जिसके रो या कॉलम के नंबर्स को आप 2 पार्ट में ब्रेक करते हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स को आप 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बना सकते हो। यही हमारी प्रॉपर्टीज है और इसकी वैल्यू सेम होगी। जो वैल्यू जिसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, वही इसका भी आएगा। अब मैं आपके लिए एक काम दे रहा हूं, आप इसको जस्टिफाई करना, मतलब जस्टिफाई करने का मतलब इसका एक बार डायरेक्ट वैल्यू निकालना,
एक बार इन दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करना और चेक करना क्या आ रहा है, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो इसे आपको सीखना है बेटा, इसे आप करो। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब बचती है केवल एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टीज को हम प्रॉपर्टीज नहीं बोलते, लाइक एज ए क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड्स बोलते हैं, कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 से भी आप अपने दिमाग में रखते हो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है